चलो, नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज राजीव कुमार की विदाई हो गई बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी जगह कौन आया है? ज्ञानेश कुमार, जो कि अमित शाह के लाडले हैं। अब राजीव कुमार अमित शाह के ज्यादा लाडले थे या मोदी जी के, ये तो पता नहीं है, लेकिन लाडले वो इस सरकार के जरूर थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनसे बड़ा लाडला आ गया है। अमित शाह के ये चहेते हैं क्योंकि अमित शाह के मंत्रालय में उन्होंने काम किया है। राम मंदिर ट्रस्ट का उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज के वो सेक्रेटरी थे और आर्टिकल 370 को रिवोक करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि सीधे से ज्ञानेश कुमार का कनेक्शन अमित शाह से है और अमित शाह के वो फेवरेट है और इसलिए बनाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञानेश कुमार की जो टेन्योर है वो 26 जनवरी 2029 तक का है। क्या ज्ञानेश कुमार अब ये जिम्मेदारी लेकर आए हैं कि वो राजीव कुमार से ज्यादा बड़ी बेईमानी करेंगे और 2029 के लिए मोदी साहब या अमित शाह साहब की कुर्सी पक्की करके वो जाएंगे और जैसे ही वो रिटायर करेंगे फिर अगला व्यक्ति आ जाएगा? तो ये जो सिलसिला है, चुनाव आयोग की जो सबसे टॉप गद्दी है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखने का, और सत्ता उसको सुरक्षित रखती है और चुनाव आयोग सत्ता को सुरक्षित रखता है। ये अब साइकिल शुरू हो गया है। राजीव कुमार ने इसकी बढ़िया शुरुआत कर दी। महाराष्ट्र जिता दिया, हरियाणा जिता दिया, उसके बाद दिल्ली जिता दिया और अब उससे बड़े बड़े कारनामे ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बेबस लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बिना कुछ कहे ही ज्ञानेश कुमार गद्दी पर बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल होगी, उसमें क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी डिसेंट नोट लिखी है। डिसेंट नोट में उन्होंने एतराज जताया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन सिर्फ ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि ज्ञानेश कुमार अब किस तरीके के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, इसका क्या असर होगा, चुनावी लोकतंत्र के लिए क्या ये बड़ा धक्का है। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा साहब हैं। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज्ञानेश कुमार की जो अभी जो आज उन्होंने ज्वाइन किया है बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त, आप क्या कहेंगे कि चुनावी लोकतंत्र को ये कितना बड़ा धक्का है? महमूद, धक्का तो बहुत पहले से लगता आ रहा है, लेकिन उस धक्के का कुछ इफेक्टिव जवाब नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब जब देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ही माफ किए जा रही है, डेमोक्रेसी पे, जनतंत्र पे, लोकतंत्र पे आरएसएस और बीजेपी के लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमला किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल है, जो अभी सबसे बड़े बड़े नेताओं में से एक है जयराम रमेश जी और केसी वेणुगोपाल जैसे, अभी दो के ही नाम ले रहा हूं मैं, वो माफी किए जा रहे हैं कि चलिए ये मशीनों से आपने चुनाव जीत लिए, हमने आपको चिट्ठी लिखी, आपने हमें वापस चिट्ठी लिखी और हमें खूब बदतमीजी भरी भाषा का प्रयोग किया और हमें धमकाया, हमने आपको माफ कर दिया। राहुल जी को आपने झूठा ईडी का केस लगाया, उनको इंटेरोगेट किया, 3-3 दिन तक बुलाया, हमने आपको माफ कर दिया। उनकी मेंबरशिप छीन ली, हमने आपको माफ कर दिया। उनका घर छीन लिया, हमने आपको माफ कर दिया। यहां तक तो ठीक है, ये स्लीपर सेल्स की और राहुल जी के बीच की बात है। लेकिन देश में अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू को पूरा पैसा लूट के दे दिया बैंकों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से। चाइना को 4,500 किलोमीटर जगह सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, वो अब उस लिस्ट में 2 लोग हो गए। पहले बोलते थे चाइना से डरते हैं वो, अब वो बोलते हैं कि ये अमेरिका से भी डरते हैं मोदी जी। तो ये मोदी जी जिससे डरते हैं उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। ये सब चीजें जो है ना, इसको माफ करने की ताकत और क्षमता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। जैसे ये मुख्य चुनाव आयुक्त गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहले से जजमेंट्स हैं कि अगर किसी बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो कानून बना के उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता सीधे सीधे। तो ये एक तरीके से गैर कानूनी काम करते जा रहे हैं और उसकी सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से भी बड़ा फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। वो कर दिया और हमने आपको माफ कर दिया। तो ये माफ करने की ताकत कांग्रेस पार्टी के पास भी नहीं है, ये माफ करने की ताकत किसी के पास भी नहीं है।
क्योंकि ये संविधान का हनन। तो वो कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस गरल को उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो इस भुजंग के पास गरल वरल तो है नहीं, माफ किए जा रहे हैं। ये आगे का मैं जो श्लोक है वो पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये हालात है। अब मैंने आपके कल के एक प्रोग्राम में कुछ कहा था, अगर आपको याद हो, वैसे का वैसा हो गया ना। लेकिन उन्हें पता है रिस्पांस कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी अदालत में चैलेंज देगी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि हम इसका जुडिशियल रिकोर्स लेंगे, इसका मतलब उन्होंने हथियार डाल दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो अब कुछ नहीं करेंगे, ये बात तय है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना अधिकार देश की जनता ने दिया है कि वो देश को इस तरीके से लुटने दें आरएसएस और बीजेपी के हाथों से? मेरा कहना है नहीं। आज मैं जयराम रमेश जी का नाम इसलिए भी ले रहा हूं, आज मेरी दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन थी। आपको जो मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था, नीलू जी याद करें, वो जब हमारा हरियाणा हाईकोर्ट के बाद कानून चेंज किया गया था, मैंने यही कहा था कि ये जितने स्लीपर सेल से अभी ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्लीपर सेल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो इलेक्शन कमीशन को प्लेटफॉर्म देंगे, ये कहने का मेरी पिटीशंस के हिसाब से, मेरी सब पिटीशंस में, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और इसलिए अभी इस पे आप फैसला ना करें, प्राचा साहब को आप वीडियोग्राफी ना दें। आज दिल्ली हाईकोर्ट में यही हुआ है एग्जैक्टली। अभी कल तक वो ऑर्डर भी आ जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा। यही एग्जैक्टली हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है हमारे पास कोई जवाब नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कहना है कि एक पहले उन्होंने बोला कि कुछ पॉलिटिकल, ये वकील साहब ने बोला उनको कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो लॉ हमने चेंज किया है उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। ये अच्छा नहीं होगा इस कोर्ट के लिए, जो कि हाई कोर्ट है, कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो वो इस पर फैसला करे। यही अगर आप लोग मेरा आपके दर्शकों से भी मैं कहता हूं, वो पुराना वाला इंटरव्यू आप देख लें जो आपके साथ मैंने किया था, उसमें मैंने यही कहा था और एग्जैक्टली वही हुआ है। तो मैंने फिर जब मैंने जवाब दिया उसका कि मुझे आप प्लीज बता दें चुनाव आयोग के वकील साहब से कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने केस डाला है, तो फिर वो बता नहीं पाए। तो मैंने बताया वो पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं, जयराम रमेश साहब ने डाला है। और वो जयराम रमेश जी को हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, वो तो ऑल्टर ईगो है चुनाव आयोग की। तो ये हुर्फ बहुर्फ वो हो रहा है। अब भी मैं बताया इनको स्लीपर सेल बोलूं या ना बोलूं, जो चुनाव आयोग को वो रास्ता दे रहे हैं, वो कौन दे रहे हैं? यही स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी के, जो आरएसएस के एजेंट है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ऑब्वियसली वो कुछ तो वादे करके बने होंगे और वादे उनको करने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। जब आपने जब ये कहा कि उन्होंने कुछ ना कुछ वायदा जरूर किया होगा मोदी जी को या अमित शाह को, क्या वायदा हो सकता है? क्या ये वायदा दिया कि 2029 की और जितने भी राज्यों के चुनाव जो बीच में होंगे वो सब हम जिता के देंगे आपको? क्या ये बोला होगा? वादा वादा सिंपली ये होगा कि हम राजीव कुमार जी के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ईमानदारी के या बेईमानी के। ये पूरी दुनिया देख रही है वो कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, अभी जयराम रमेश जी के साथ मिलके जो पुराने चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और आरएसएस के लोग हैं, वो बैठ के क्या कर रहे हैं इस वक्त? पूरा कानून बदलने की कवायद बना रहे हैं। ये जयराम रमेश जी के काम है कि पूरा का पूरा कानून चेंज करना पड़ेगा, वरना हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये वादा किया होगा, जो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कानून प्रपोज करूंगा कि एक आयरन कर्टन बन जाएगा, जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवार बना दूंगा, किसी को कुछ नहीं देखने दूंगा। बस हमारी बात सुनो। और जो अभी नहीं महमूद, आपने इंपॉर्टेंट बात कही, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आपने कहा कि वो अब ज्ञानेश कुमार एक ऐसा आयरन कर्टन बना देंगे जिसको भेदना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कर सकते हैं? जो थोड़ा बहुत एक्सेस इलेक्शन मटेरियल को लेकर आप लोगों को अभी मिल रहा है, क्या उस चीज को भी बिल्कुल बंद कर देंगे? क्या ये नौबत लेकर आएंगे ज्ञानेश कुमार की कोई कोर्ट ही ना जा सके? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का रवैया सबने देख लिया। तो अब ऐसे में बचा क्या है? क्या चीज अब ज्ञानेश कुमार अब ध्वस्त करने वाले? अभी बहुत कुछ बचा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार नहीं गए। जयराम रमेश जी पूरी ताकत लगाएंगे केस हारने के लिए। हम हार नहीं गए, मैंने इंटरवेंशन डाल रखी है उसमें, एक बात। दूसरी बात ये कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में क्या हुआ है, क्योंकि इस देश में घोटाले इतने ज्यादा हो रहे हैं
एक के बाद एक के बाद एक, तो बहुत सारे घोटाले तो हम लोग ध्यान भी नहीं दे पा रहे, और जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं थोड़े बहुत वो भी नहीं देख पा रहे हैं आप जैसे। कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में पिछले दिनों इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से टॉप पे जाएंगे अभी, जब जब ये खुलेगा कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में क्या हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी को कोई भी वादा करने की आवश्यकता भी पड़ी होगी ये नए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को, क्योंकि उन्होंने तो अपने काम से करके दिखा दिया है ना। अभी कुछ दिन में जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में घोटाले खुलने वाले, एक के बाद एक बैंक क्रैश हो रहे हैं, कोऑपरेटिव तो बैंक। कौन कौन खोलेगा कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के घोटाले, कौन खोलेगा? देखिए, ये धनखड़ जी खुलवाएंगे, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई में भी जो अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर की, उसमें भी चीफ जस्टिस को हटा देना चाहिए, ईडी के में से भी हटा देना चाहिए। वो तो यही तो कह रहे हैं। तो सब कुछ प्लान हो रहा है ना। अब जब धनखड़ जी इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, नंबर 2 आते हैं वो प्रोटोकॉल में, उनकी जरा आप देखिए उनको क्या जरूरत पड़ गई थी सीबीआई से, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। उनको कौन सा ऐसा भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया था कि उन्हें बोलना पड़ा कि सीबीआई, ईडी, ये सब जगह भी चीफ जस्टिस की आवश्यकता होनी चाहिए? उनको क्या जरूरत पड़ रही थी? तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, उनका वर्ड फाइनल होगा। पूरी देश की जनता सिर्फ एक काम के लिए है, मोदी जी की जय जयकार करनी है। देखिए वहां पे दो दो जगह हादसे हुए, पूरी तरीके से जिम्मेदार उसके कौन है? जो दिल्ली सरकार में जो रेलवे मिनिस्ट्री है, दिल्ली की रेलवे मिनिस्ट्री है, वो है। इतने सारे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मर गए। और दूसरा यूपी गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। 3 गवर्नमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन जो ये एक तरीके से हत्याएं हुई हैं नेग्लिजेंस से। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसका पीछे क्या है? करप्शन। 6,500-7 हजार करोड़ तो नजर आ रहे हैं, पता नहीं कितने चुराए गए होंगे। अब उसके लिए नीलू जी बात क्या है कि एक एफआईआर तो दूर, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है ना 194 सेक्शन में, बीएनएसएस में, वो भी नहीं ऑर्डर कराइए। तो देश की जनता का क्या काम रह गया है वो मैं आपको बता देता हूं। चुनाव के दिन आप जाओ, एक बटन दबाओ, आवाज सुनो, और आपका सॉवरेन ट्रांसफर हो गया मशीनों को। यानी कि राजीव कुमार जी के जो जो अभी फॉलोअर बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथों में चला गया। अब वो उसका कुछ भी प्रयोग करे, सिर्फ आवाज सुनने की गारंटी है आपके पास। ये ऑफिशियल है। इस देश के चुनाव आयुक्त ये कहते हैं कि आपका वोट सही जगह डल गया। ये आपको गारंटी क्या है? आप उसमें बीप का साउंड सुनेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं, और कोई गारंटी नहीं है। तो ये जब हो रहा है देश में, तो हर नागरिक का काम क्या रह गया? जाओ और बीप की आवाज सुनो और चुपचाप वापस आ जाओ। ये इस लेवल तक छोड़ देंगे, और सवाल कर नहीं सकता कोई। सवाल करोगे तो आप देशद्रोही हो। नहीं, आपने आज अखबारों में पढ़ा ना कि राजीव कुमार ने क्या बोला? राजीव कुमार ने कहा कि देखिए, बहुत सारे इलेक्शन पिटिशंस चुनाव के दौरान फाइल होते हैं, वो गलत चीज है, इसका चुनावी प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि लोग गलत नैरेटिव फैलाते हैं। कल के उन्होंने अपने संबोधन में बोला, निर्वाचन सदन में जो संबोधन किया था, जिसमें वो सचिन तेंदुलकर का एक साइंड बैट था, वो लेके निकले कि भाई ये मेरी लास्ट मेमोरी है। और उसी दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान फेक नैरेटिव फैलाया जाता है, और ये वी हैव ऐसा लगता है कि हमको फेल कर दिया है लोगों ने। इस तरीके की बातें कल राजीव कुमार ने कही है। तो राजीव कुमार अब ज्ञानेश कुमार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं एक तरीके से? उनको यही दे रहे होंगे कि मुझे मेरे रिकॉर्ड तोड़िए आप, मंजिलें और भी हैं। ये मैसेज देके गए होंगे। और वो जो तोशा खाना से उन्होंने चोरी की है, उसकी कंप्लेंट तो ज्ञानेश जी नहीं कराएंगे मेरे ख्याल से। मोदी जी बताते हैं ना बार बार, तोशा खाने का सारा सामान जो है मैं ये गिफ्ट कर देता हूँ, वो गिफ्ट कर देता हूँ, वहां दे देता हूँ, वहां दे देता हूँ। बड़ा एहसान करते हैं वो। तोशा खाना जो है ना, जो गिफ्ट मिलते हैं वो उस संस्था का धरोहर होता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलते हैं। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना हो तो उनको कोई वैसे वैसे गिफ्ट नहीं देगा। और ये तो इसका राजीव कुमार मतलब की है कि ज्ञानेश कल जो कुमार का, चोरी की है, नहीं महमूद, इसका मतलब यह है कि ज्ञानेश कुमार का काम अब ये होगा कि राजीव कुमार का जो तोशा खाना है उसकी पहरेदारी करे।
नहीं, जो चुरा लिया उसके लिए तो एफआईआर कराएं पहले। वो तो बता रहे हैं कल मैं ये लेके जा रहा हूँ यहाँ से, वो तो तोशा खाना का था। अब मुझे तो यही लग रहा है, अगर सचिन तेंदुलकर जी ने उनको ये बैट प्राइवेट निजी कैपेसिटी में दिया था तो वो ऑफिस में से क्यों रखा हुआ था, और निजी कैपेसिटी में दिया था तो उसकी तो एक फाइनेंशियल वैल्यू है। सचिन तेंदुलकर साहब का बैट अगर सिग्नेचर वाला होगा तो वो काफी महंगा बिकेगा, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं। और सचिन तेंदुलकर साहब ने अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट में हिस्सा लिया और उसके लिए पैसे लिए वोट बढ़ाने के लिए, तो वो ब्राइबरी हो जाएगी। अब ये ज्ञानेश कुमार जी को यही सलाह देके गए होंगे कि ये चोरियां जैसे हमने की हैं वैसे आप भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तोशा खाना खाली कर दो आप। यही सब तो, हम सिर्फ वोट ही नहीं चुराएंगे और सब कुछ भी चुराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने वोट चुराने के अलावा भी बहुत कुछ चुरा लिया, ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग से जाते जाते? कल तो वो बैट जो है नजर आ ही रहा था मुझे, शायद आपने भी देखा होगा, और वो खुद कह भी रहे हैं मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब सीधे सीधे एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चोरी हो गई ना वो। अब या तो रिश्वत थी वो, अगर पर्सनल गिफ्ट था इतना महंगा, तो सचिन तेंदुलकर साहब तो वोटों के लिए भी एंगेज किए गए हैं ना इलेक्शन कमीशन द्वारा कि लोग वोट दें, तो वो फिर रिश्वत हो जाएगी। और या फिर अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गिफ्ट किया था अपना साइन बैट, या जिसने भी दिया था, तो फिर वो तोशा खाना का हो गया, तो वो चोरी हो जाएगी। अब वो तय कर ले कौन सा मुकदमा उनके पास कराना है, ज्ञानेश कुमार जी को देखना चाहिए। और लेकिन होम मिनिस्टर साहब कौन है अब? अमित शाह जी, उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो रही है, अब देखिए क्या करते हैं वो। लेकिन महमूद, अब कल हम कोर्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई उम्मीद अब छोड़ दे सुप्रीम कोर्ट से? हालांकि आपने भी पिटिशंस फाइल की हुई है, लेकिन ये जो नियुक्तियों वाला जो याचिका है, इसका क्या होगा? कुछ होएगा इसमें या कुछ नहीं होएगा? आज मेरी सुबह भी जगदीप चोखर जी, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के को फाउंडर हैं, सुबह सुबह जब मैंने आज उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को भी चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, और वो जो पहले का केस चल रहा है वो तो चल ही रहा है। नहीं, ये तो चुनौती देंगे, लेकिन फेट अकम्पली हो चुका ना, तो हो गया अपॉइंटमेंट। अब मेरी प्रिडिक्शन यही है, मैंने कल भी आपको एक बात निवेदन किया था कि सीधी सीधी बात है, देश की जनता क्या उम्मीद करती है किसी भी फोरम से, न्यायालय से, या जिससे भी, कि अगर किसी ने गलती की है तो वो उस गलती को दुरुस्त करे। ये ना कहे कि गलती तो कर दी है, मगर चलो अब कर दिए तो कर दी, कोई बात नहीं, ये आपका नुकसान तो हो गया, ये नुकसान आप झेलो, क्योंकि अब चोरी करके ये अपॉइंटमेंट हो गई है, गैर कानूनी तौर से अपॉइंटमेंट हो गई है। अब आप इसको 2029 की जनवरी तक झेलो इस गैर कानूनी व्यक्ति को। तो क्या फैसला हुआ, ऐसा देश की जनता हमसे तो सवाल करती है। अब देखते हैं कल क्या होता है। मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं हूं, लेकिन कुछ हो सकता है कि गुड सेंस प्रिवेल्स, सम विजडम कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर होलिस्टिक जस्टिस होना है नहीं, अगर इसमें होलिस्टिक जस्टिस होएगा तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? क्या वापस ज्ञानेश कुमार को वो जहां थे वहां उनको भेज दिया जाएगा, या फिर उनका डिमोशन होगा, उनको निरस्त किया जाएगा? क्या सकता है अगर उनको हटाया जाएगा और उनकी नियुक्ति को अगर स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती है? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ कर सकता है? जो एक्सट्रीम स्टेप है वो क्या लेगा? मैं एग्जांपल देके बताने की कोशिश करता हूं कि होलिस्टिक जस्टिस क्या होगा। एक बैंक लूट लिया किसी ने, ठीक, बैंक लूट के ले गए वो जिस भी तरीके से, और अपने घर में उन्होंने पैसे बैंक के रख लिए। अगर कोई न्यायालय ये कहे कि चलो बैंक तो लूट गया, भूल जाते हैं, आगे से कोई बैंक नहीं लूटेगा, ठीक, लेकिन ये जो लूट गया और वो पैसे रखे हैं सामने आपके घर में, वो रिकवर नहीं किए जाएंगे, वो भूल जाओ, क्या ये होलिस्टिक फैसला होगा? अगर नहीं, तो इससे बड़ी धरोहर, मैंने आपको पहले कहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट हुए हैं कल, इससे बड़ी धरोहर कुछ नहीं है देश में। क्योंकि इसकी वजह से जनता जो है, देवासायन साहब के लफ्ज में, अपनी सॉवरेंटी ट्रांसफर करती है, अपना जो राज करने की ताकत है वो ट्रांसफर करती है। तो राज करने की ताकत तो मतलब देश का सारा धन संपदा अपने कब्जे में लेना है ना, उस व्यक्ति के इशारे में या उसके ताकत में आ जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी धरोहर है जो, उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि
ये गैर कानूनी तरीके से, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि चीफ जस्टिस को उसका मेंबर होना ही है, तो अदरवाइज इट विल नॉट बी अ फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो ऐसा बॉडी है इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त करने की, जिसमें 3 में से 2 वोट ऐसे होंगे जो एक तरफ होंगे और 1 वोट एक तरफ होगा, और जो 3 में से 2 वोट होंगे वो सत्ता पक्ष के होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, उनके पास इतनी ताकत दे दी नहीं कि वो आगे अपना बंदा, हमेशा कोई आदमी अपना नियुक्त करते रहे, आदमी या महिला, और वो हर चुनाव जीतने में उनकी मदद करता रहे। ये इनके प्रकार, क्या ये, अगर ये तो है, इसका मतलब तो ये हो गया महमूद कि अब मोदी जी को राजीव कुमार एक तरीके से अजर अमर प्रधानमंत्री बना के गए हैं, या फिर अजर अमर सरकार देकर जा रहे हैं मोदी और शाह साहब को। राजीव कुमार जी बिल्कुल नहीं। ज्ञानेश हमारे कुमार नहीं, ज्ञानेश कुमार जी भी नहीं। हमारे देश की ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, अब जन आंदोलन करना, उसको इंप्लीमेंट कराने का काम किसका था अगर उसकी अवहेलना हो रही थी? क्या ये बात कि आप इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मतलब क्या था कि यार आपको ये ऐसा एक हमने सिस्टम दिया है जो फंडामेंटल है देश की डेमोक्रेसी के लिए, न्यूट्रल चुनाव, उसके लिए हमने सिस्टम दिया है, जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा वो ऐसे नियुक्त होगा, उसकी अवहेलना, उसके हिसाब से ही कानून बनना चाहिए था ना, उसकी अवहेलना करके आप कानून बना दें। अब सुप्रीम कोर्ट कल अगर उसको खत्म करती है, तो अगर वो उस सारी नियुक्तियों को, राजीव कुमार समेत दूसरी नियुक्तियां जो हुई हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की, इस प्रणाली से, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की के खिलाफ वाली प्रणाली से जो कानून लाया गया उससे, तो वो सभी निरस्त होनी चाहिए। कम से कम वो सभी निरस्त होनी चाहिए अगर उनके द्वारा किए गए कृत्य निरस्त नहीं होते, यानी कि पिछले सारे चुनाव निरस्त नहीं होते थे। हालांकि कानून सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में एकदम साफ है, अगर किसी का बेस चला जाता है तो वो सारी बिल्डिंग जाती है। ये सेटल लॉ है देश का, मैं आम आदमी को समझाने वाली जबान में बता रहा हूं, ये सेटल लॉ है। अगर किसी की बुनियाद चली जाती है किसी भी एक्शन की, तो उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड करके जितने भी एक्शन होते हैं वो सब निरस्त होते हैं। तो कम से कम अगर ये नहीं हो कि सारे इलेक्शन निरस्त होंगे इन सिलेक्शन कमेटी द्वारा बने हुए, इस सिलेक्शन कमेटी द्वारा बने हुए, तो कम से कम ये तो होना चाहिए जो नियुक्तियां हुई हैं वो निरस्त हों। और दोबारा अभी तीनों के तीनों चुनाव आयुक्तों की, इंक्लूडिंग 2 चुनाव आयुक्त और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते, उनकी नियुक्ति तो दोबारा हो ये नए वाले पैनल से, जिसमें चीफ जस्टिस भी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वो, मेरा ये हम्बल ओपिनियन है, वो होलिस्टिक जस्टिस नहीं होगा, बल्कि वो जस्टिस ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। ये मेरा मानना है। ये कल मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि अब तो वो हो गया ना, अब तो चलो बन गया, अब आराम से करेंगे, उस टाइप का माहौल हो जाएगा, मुझे जैसा लगता है। तो अब और सुप्रीम दूसरा, कोर्ट को तो नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल जल्दी होगी ही नहीं भाई, अब तो नियुक्ति हो गई है, अब अपना धीरे धीरे केस करते रहेंगे। लेकिन इस केस तो जनवरी 2029 तक के लिए तो हो ही गई ना, अब तो बहुत टाइम है। ये जो अगले चुनाव होंगे बिहार के, सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस नियुक्ति वाली याचिका को डील करेगा या नहीं करेगा। हालांकि जैसे सूर्यकांत ने 12 तारीख को यही कहा था, सॉरी 3 तारीख को ये कहा था कि देखिए हम इसको पूरी सुनवाई इसको 1-2 दिन में खत्म करके फाइनल ऑर्डर इसमें दे देंगे, ये भी उन्होंने बोला था 3 तारीख को। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डर, इतना सा भी मैं बता रहा हूं, अगर मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी को होता, तो वो ये फैसला नहीं करते। और मैंने आपको कल भविष्यवाणी की थी कि पहले ही हो जाएगा, और वो भविष्यवाणी उस तरीके से मुश्किल भी नहीं थी, क्योंकि सिंपल ही थी। क्योंकि एक बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं ना, ये वो मौका आने से पहले ही अपॉइंटमेंट, एक चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट की एक जज साहिबा की अपॉइंटमेंट ऐसे हुई थी, सुप्रीम कोर्ट वो 10 साढ़े 10 बजे मैटर सुनना था, तो 9:30 बजे ओथ करा दी। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं है। मैं सिर्फ नीलू जी को नीलू जी कहता हूँ, ये नहीं कहता कि नीलू जी से मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैं बोलूं कि किसी और जर्नलिस्ट के साथ, रिविका लियाकत या किसी बरका दत्त के साथ हो रहा है, इतनी सी बात है।
लोग ये कहने की जरूरत नहीं कर पा रहे, इतनी सी बात है बस। सबको पता है कि ये होना ही था, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई थी आपको, ये होना ही था और वो हो गया। अब लेकिन हो गया। अब उम्मीद कोई बची है अब कि अब नहीं अब महमूद अब, साहब? अब उम्मीद तभी होगी जब स्लीपर सेल्स को हटा के जन आंदोलन होगा। इससे बड़ा, जैसे मशीनों के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वैसे इसके लिए भी करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज को सब काम छोड़ के, मेरे ख्याल से पहले चुनाव के अंदर जो धांधलियां हो रही हैं अलग अलग तरीके से, सबसे पहला चुनाव आयुक्त हो गया, मशीनों से भी ज्यादा बढ़ के हो गया चुनाव आयुक्त, मशीनें, और उसके बाद वोटर लिस्ट, और उसके बाद लिस्ट लंबी है। लेकिन जितने अब ज्यादा बचा हम क्या? इश्यू, नहीं नहीं, धांधली में अब बचा क्या है? वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हो गई, मशीनों से छेड़छाड़ हो गई, नियुक्तियां उल्टी सीधी हो गई, अब बचा क्या है धांधलेबाजी में? आपने कहा कि नए रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे ज्ञानेश कुमार, अब ज्ञानेश कुमार के लिए बचा क्या है? सारा काम तो राजीव कुमार करके चले गए मेरे हिसाब से। नया काम ये होगा कि ये वोट होंगे इंटरनेट के जरिए से। ओके। नया काम ये होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी स्लीपर सेल्स के बहकावे में आके सोती रही, वोट को आधार कार्ड से जोड़ लिया गया, मैं आपको बता रहा हूं, नया काम यानी कि होगा भी, नया इंटरनेट कानून। से अब वोटिंग कराएंगे, जी इंटरनेट जी, से वोटिंग होगी। इंटरनेट से कराएंगे, तो आपको उसमें जाने तो की भी सारा आवश्यकता डेटा नहीं। बीजेपी सरकार के पास है ही सबका। आपको वोट देने जाने की भी जरूरत क्या है? आपको पुलिस मारती है, उनको पुलिस से पिटवाना पड़ता है, आपको कहीं उनके फ्रॉड वाले 20% वोट भी कम ना पड़ जाए, पुलिस से पिटवाना पड़ता है, पैसे देके ये निशान नकली लगवाने पड़ते हैं, वोटर लिस्ट में धांधली करनी पड़ती है, तरह तरह के भाषण देने पड़ते हैं, भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वाने के लिए, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, अमीर को गरीब से लड़वा के, ये सब काम करने पड़ते हैं ना, उन्हें नहीं करने पड़ेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इंटरनेट के माध्यम से। 90% लोगों ने मोदी जी को वोट दिए, 10% लोग जो बाकी बचे थे उनमें से कुछ ने नोटा को दिए और कुछ ने बाकी सब पार्टियों में बांट दिए। ये होने वाला है, ये नए रिकॉर्ड होंगे। तो मतलब कि ज्ञानेश कुमार का जो नया प्रोजेक्ट है वो यही होगा आपके हिसाब से कि इंटरनेट पर लोग वोट डालेंगे, अब वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? देख लीजिएगा, अभी मेरी बात देखिए, इसका मैं जब और भी इसका नहीं नहीं, और इसका सीधा साधा जो बेनिफिट है वो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास तो सबका डेटाबेस भी है। नहीं, डेटाबेस ना भी हो तब क्या भाई, आप कैसे प्रूव करेंगी जाके कि मैंने मेरा वोट नहीं डाला हुआ हो? अभी भी तो सिर्फ आवाज ही सुनते हैं हम तो आवाज ही सुन के खुश हो रहे हैं। जो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ये पेपर पे वोट, जो मशीनों के अंदर वोट होते हैं ना, वो वोट ही नहीं होते, तो वो तो गिन ही नहीं रहा है ना कोई। ये जो नकली वीवीपैट के भी वोट है तो कोई गिन नहीं रहा है, हालांकि वो भी नकली हैं। तो ये होगा, इसमें कौन सी हैरानी की बात है? अब महमूद, बस चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है कि आज राजीव कुमार की लेगेसी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि आज उनकी विदाई का दिन है। आप कैसे राजीव कुमार को याद करेंगे? मैं तो पूरा याद रखूंगा। मैंने 2 पुलिस कंप्लेंट्स करा रखी है, 2 पुलिस कंप्लेंट्स मैंने करा रखी है, मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। और ना कोई अम्बेडकरवादी भूलेगा उन्हें। दोनों की कंप्लेंट जो है वो मैं कोर्ट में जाके उनके लिए करा रखा हूं, वोटर लिस्ट के लिए धांधली के लिए भी और वोटों की धांधली के लिए भी मशीनों द्वारा। मैं तो उन्हें हमेशा याद रखूंगा, और ये ज्ञानेश जी भी को भी मैं याद रखूंगा, और ये मुझे याद रखेंगे। मेरे लिए तो आज भी बोल रहे थे ना कोर्ट के अंदर, आज बहस क्या हुई है? कुछ और नहीं हुई है कि ये तो जो वो हैं हमसे डेटा लेंगे और ये सोशल मीडिया पे या अपने जर्नलिस्ट के लोगों के माध्यम से उसको दुनिया को दिखाएंगे। भाई मैं तो तुम्हारे अच्छे बुरे काम दिखा रहा हूं, तुम्हें खुश होना चाहिए, कितनी अच्छे तरीके से इलेक्शन करा रहे हैं। अब फिर आज यानी कि ज्ञानेश कुमार, जो ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को पोलिंग बूथ पर नहीं जाना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार इंटरनेट से वोटिंग करवाएंगे, और यही उनका अगला प्रोजेक्ट होगा जो मोदी और शाह साहब को अजर अमर सत्ता में रखेगा। जी, एकदम। और उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, उसके लिए जिम्मेदार ये हमारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जनता के हकों की हिफाजत करने में पूरी तरीके से नाकाम हो रही हैं। उनके वोट की हिफाजत नहीं कर सकते तो बाकी हक क्या हिफाजत करेंगे? और उसकी जिम्मेदार सिर्फ इनके स्लीपर सेल्स हैं। अगर ये स्लीपर सेल्स को ही अपने पास से नहीं हटा सकते, कल राहुल जी का क्या मजाक उड़वाया ये बता दीजिए आप मुझे। भाई अगर, मेरा ये मानना है, अगर लेफ्ट टू हिम,
राहुल जी जिस तरह के, जो मैं उन्हें रीड कर पाता हूँ, मेरी तो मुलाकात भी नहीं है एक बार उनसे, ही वुड हैव कम आउटसाइड, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उन्हें तो प्रेस से डर लगता नहीं ना मोदी जी की तरह, कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने मना किया भाई ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा हम दो और आप एक। वो बोलते हैं कि मैं चाय पीने थोड़ी गया था उनकी, मैंने जाके तथ्यात्मक रूप से बात रखी कि जो 5 के 5 आपके पैनल पे थे। अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी की कोई बाइट होगी, वो बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ बात करेंगे मीडिया तो से, लेकिन ऐसा मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि स्लीपर सेल्स ने पूरा घेराबंदी की होगी उनको इस काम से रोकने के लिए, बट इंस्टिंक्टिवली वो यही करते हैं। अगर लेफ्ट टू हिमसेल्फ, मेरा ये मानना है, पता नहीं मैं कितना सही हूं या गलत हूं, बाहर आते ही धज्जियां उड़ा देते वो उस मीटिंग की कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है देश के साथ। दैट इज हिज पर्सनैलिटी विच आई अंडरस्टैंड, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि क्या राहुल गांधी को प्रेशर में लिया मोदी ने? नहीं, मोदी ने और शाह साहब ने कल क्या राहुल गांधी को प्रेशर में ले लिया, इसीलिए उन्होंने बात नहीं की मीडिया से? मुझे ऐसा लगता नहीं है। स्लीपर सेल्स ने कुछ गोली दी होगी, क्रूड वर्ड में बोला जाए तो कुछ कुछ ज्ञान सिखाया होगा कि बस इसके बाद ये हो जाएगा और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और बस मेरी बात चल रही है आरएसएस वालों से, आरएसएस और मोदी में लड़ाई करा दी है मैंने, ये सब समझा रहे हैं कुछ होने वाला है, बस ये रुक जाइए, अब देखिए फिर क्या करते हैं, ऐसी कुछ वाहियात बातें समझाते हैं ना। बट दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस, झूठ को सच साबित करने में, यही तो उनका वो होता है खेल। क्या है जासूस का, स्लीपर सेल का सबसे बड़ा खेल ही होता है कि वो भीतर घात करने के लिए भीतर तक घुस जाता है, यही तो होता है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर विश्वास में ना ले ले किसी व्यक्ति को तो वो स्लीपर सेल क्या, स्लीपर सेल तो रही नहीं ना, फिर तो वो डायरेक्ट आरएसएस के वो कार्यकर्ता ही हो जाएंगे ना, नजर आने वाले कार्यकर्ता हो जाएंगे। चलिए देखना होगा कि कल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। और अब ज्ञानेश कुमार का जो आपने नया प्रोजेक्ट बताया है, उस पर भी लोगों की नजर रहेगी कि प्राचा साहब ने आज खुलासा किया है कि ज्ञानेश कुमार का नया प्रोजेक्ट अगला क्या होगा, और उससे ये पूरा जो चुनावी लोकतंत्र है ये कहाँ जाकर टिकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।